पैडागोजी ऑफ कॉमर्स, पैडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस और पैडागोजी ऑफ मैथ्स। तीनों ही के सिलेबस के अंदर ये कॉमन टॉपिक है पैडागोजिकल एनालिसिस। ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर हमने इसका मीनिंग क्लियर किया था कि क्या होता है, और आपके पास कोई भी पैडागोजिकल सब्जेक्ट हो एटलीस्ट आपको उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए कि पैडागोजी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वाली पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि मीनिंग क्लियर होना तो बहुत ज़रूरी है। आपके 2 पेपर्स हैं टीचिंग वाले, उन दोनों में ही सेम क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट मीनिंग तो क्लियर होना बनता ही है। तो लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ा था कि इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। थोड़ा सा उसको एक बार दोबारा देखते हैं। तो जैसे कि अब आप देख रहे हो कि पैडागोजिकल एनालिसिस जो है वो क्यों बनाई जाती है, वो इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए की जाती है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट एनालिसिस कि व्हाट टू टीच, कि टीचर आज क्लासरूम में क्या लेकर आएगा, क्या पढ़ाएगा, कौन कौन सा कंटेंट है, क्या टॉपिक है जो टीचर ने डिस्कस करना है क्लासरूम में। तो वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा कंटेंट एनालिसिस के अंदर। टीचर यहाँ पर अपने पार्ट पे पूरी कोशिश करेगा कि सबसे पहले उसको खुद को कंसेप्ट क्लियर हो, तभी वो जाकर अपने बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करवा सकता है। तो पूरी की पूरी टीचिंग जो है वो कंटेंट पे डिपेंड करती है कि टीचर क्या कंटेंट लेकर आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड की हम बात करते हैं, ये है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, व्हाई टू टीच, कि आप लोग क्यों पढ़ रहे हो। ठीक है, दिस इज़ द जनरल ऑब्जेक्टिव कि आप सब क्यों पढ़ रहे हो। ये एक जनरल ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर हम जनरली बात करते हैं कि बच्चे को स्कूल में क्यों भेजा जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर अब पैडागोजी की बात करते हैं कि पैडागोजी ऑफ कॉमर्स बच्चा क्यों पढ़ेगा। कॉमर्स के अंदर जो आप मार्केटिंग का टॉपिक लेके आए हो, कैश बुक का टॉपिक लेके आए हो, ट्रेड का टॉपिक, जो भी टॉपिक आप लेके आए हो, तो ऐसी क्या खास बात है उस टॉपिक में जो वो बच्चा पढ़े, क्यों पढ़ेगा। तो यहाँ पर इट्स टीचर्स ड्यूटी कि टीचर उस कंसेप्ट को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कराएगा कि अगर टीचर कैश बुक लेकर आया है, कैश बुक पढ़ा रहा है, तो एटलीस्ट उस कैश बुक के क्या फ़ायदे हैं, क्यों बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, कब बनाई जाती है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर रखा जाता है, किसको हम असेसमेंट ईयर बोलेंगे, किसको फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं टीचर की ड्यूटी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को क्लैरिफाई कराए। दैट्स व्हाई वी आर इन व्हाई टू टीच। ठीक है, तो व्हाट टू टीच एंड व्हाई टू टीच, ये 2 मेजर कंसेप्ट हैं जो टीचर की ड्यूटी है कि टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को क्लियर कराने हैं, ताकि इफ़ेक्टिव टीचिंग जो है वो पॉसिबल हो सके। उसके बाद डिपेंड है कि मेथड्स एंड डिवाइसेस, हाउ टू टीच। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, टीचर्स लेकर आए हैं क्लासरूम में, कि उसको कैसे पढ़ाया जाए, कि कौन से वो मेथड्स हैं, वो लेक्चर मेथड से अच्छा रहेगा, लेबोरेटरी मेथड से अच्छा रहेगा, या कोई डिस्कशन मेथड से अच्छा रहेगा। तो हाउ टू टीच डिपेंड करेगा व्हाट टू टीच, कि आप क्लासरूम में क्या लेकर आए हो, वो डिपेंड करेगा कि आपने कराना कैसे है। ठीक है, तो ये चेंज होगा कंटेंट के अकॉर्डिंगली, कि जिस हिसाब से कंटेंट होगा मेथड्स उस हिसाब से जो है वो चेंज होंगे, वेरी करेंगे। ठीक है, उसके बाद है इवैल्यूएशन डिवाइसेस, कि इवैल्यूएशन डिवाइसेस क्या है, कि आप किन तरीक़ों से जजमेंट लगाओगे, किन तरीक़ों से हम चेक करेंगे कि जो कुछ टीचर ने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आ गया है। ये चीज़ क्लियर करनी भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होगा कि आप पढ़ाते रहो और आप बीच में या मंथली या वीकली आप चेक ही ना करो कि कितना आपने कराया है और बच्चों को कितना समझ में आ गया है। ये ना हो कि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला सीन होता रहे, कि आप अपना सिलेबस कराते जाओ और बच्चों को चाहे कुछ भी ना आता हो। तो इवैल्यूएशन डिवाइसेस के थ्रू टीचर की ड्यूटी है वो डेली भी चेक कर सकता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली तो वो चेक होगा ही होगा। तो यहाँ पर आएगा कि हम अगर एक पैडागोजिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली एक दिन का ही काम है ना, एक दिन का ही प्लान है, तो यहाँ पर टीचर को
कराने के नेक्स्ट डे या सेम डे पर भी हम चेक कर सकते हैं कि जब हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है, कंटेंट ख़त्म हो गया, तो उसके बाद टीचर जो है इवेलुएट करेगा कि कितना बच्चों को समझ में आया है या नहीं, कि व्हाट इज़ अचीव्ड, कि टीचर ने कंटेंट कराया है, ऑब्जेक्टिव क्लियर करा लिए हैं, मेथड अकॉर्डिंगली अडॉप्ट कर लिए हैं, तो उसके बाद चेक करेगा कि यहाँ पर बच्चों की फीडबैक आएगी कि बच्चों ने कितना रिस्पॉन्ड करना है, उसके अकॉर्डिंगली टीचिंग जो है वो जज होगी कि इफ़ेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, होप ये पेडागोजिकल एनालिसिस का ये जो टर्म है ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से करा देती हूँ, ये इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है, होगी कब होगी, जब हम कंटेंट को एनालिसिस करेंगे, हम चेक करेंगे कि आज हमने क्या कराना है, ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं फॉर इफेक्टिव टीचिंग, ताकि हमारी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव हो सके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंटेंट एनालिसिस करनी है, देन हमें चेक करने हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, देन मेथड्स एंड डिवाइसेस, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन सी हमने चूज़ करनी है, उसके बाद इवैल्यूएशन डिवाइसेस हम देखेंगे कि बच्चों ने क्या कुछ अचीव किया है। ठीक, उसके बाद जो हमारा मेजर क्वेश्चन बनता है वो बनता है कंपोनेंट्स की। पेडागोजिकल एनालिसिस के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स यही रहेंगे चारों, इसको हम 4 पिलर्स भी बोलते हैं कि पेडागोजिकल एनालिसिस के 4 पिलर्स हैं। फर्स्ट कौन सा है, कंटेंट एनालिसिस, सेकंड है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, थर्ड है टेक्निक्स एंड मेथड्स और डिवाइसेस जो हम यूज़ करेंगे टीचिंग को कराने के लिए, और लास्ट में है हमारे पास इवैल्यूएशन डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ तक का क्वेश्चन सबके लिए कॉमन रहेगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि यहाँ पर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स कॉमर्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, मैथ्स के स्टूडेंट्स मैथ्स का करेंगे, और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इससे पहले ये 2, मैं अगर पेजेस की बात करती हूँ, 10 पेजेस के अंदर हमें 10 to 11 पेजेस के अंदर हमें नोट्स के रूप में इसको प्रिपेयर करना है, तो यहाँ तक का काम फर्स्ट 2 पेजेस पे या 2.5 पेजेस पे क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद आएगा कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस क्या होगा कि कई बार क्वेश्चन में हमें कंटेंट गिवन होता है कि अगर कॉमर्स की मैं बात करूँ तो ई कॉमर्स पे आ जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो सिलेबस में गिवन है टॉपिक 5 या 6 उनमें से किसी एक पर आ जाता है। ठीक है, या वो बोल देते हैं कि ऑन +1 क्लास का कोई भी टॉपिक आप डिस्कस कर सकते हो ऑन योर चॉइस। ठीक है, तब भी आप वही 5 से 6 टॉपिक जो है वो अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, टॉपिक टू बी एक्सप्लेन्ड, यहाँ पर टॉपिक पूरा एक्सप्लेन करना है। अगर मैं यहाँ पर कैश बुक की बात करूँ, कैश बुक की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपने इसका मीनिंग कराना है, इसकी मेरिट करानी है, इसकी डिमेरिट करानी है। ठीक है, इसके स्पेसिफिक आप दिखा सकते हो कि कब हम इसको यूज़ करेंगे, कब इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर आपने क्या है, कंटेंट को डिफाइन करना है। क्लियर? उसके बाद सेकंड है हमारे पास इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कि जो हमारे ब्लूम ने टैक्सोनॉमी में हमारे ऑब्जेक्टिव दिए हैं हमने उन्हें डिफाइन करना है, लेकिन हम अकेला यहाँ पर ब्लूम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर अप्रोचेस लिखेंगे किसके अकॉर्डिंगली हम राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म जो है हम लिख रहे हैं। यहाँ पर हम सपोज करो कि हम कैश बुक का लेके आए हैं, तो कैश बुक की क्या बनेगी, दे विल बी एबल टू डिफाइन कैश बुक, दे विल बी एक्सप्लेन द कैश बुक, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ कैश बुक। तो इस तरीके से आपने राइटिंग ऑब्जेक्टिव लिखने हैं इन बिहेवियर टर्म। यहाँ पर आप यहाँ पर टॉपिक के अकॉर्डिंगली 20 से 25 यहाँ पर आप 20 से 25 जो है ऑब्जेक्टिव को बिहेवियर टर्म में आपने यहाँ पर लिखने हैं, कुछ नॉलेज के, कुछ अंडरस्टैंडिंग के, कुछ एप्लीकेशन के, कुछ क्रिएटिविटी के, या आप अलग अलग से कोई भी अप्रोच आप उठा सकते हो। मैं RCEM अप्रोच की बात कर रही थी अभी लास्ट टाइम जब हमने किया, और इसे एक पूरी वीडियो भी हमने RCPM अप्रोच पे, RCEM अप्रोच पे हम लोगों ने एक पूरी वीडियो भी डाली है कि जहाँ पर अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो वहाँ पर भी एग्जाम्पल है
कि कैसे आप अपने ऑब्जेक्टिव को बिहेवियर टर्म में राइट डाउन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आएगा कि मेथड्स और डिवाइसेस, कौन से मेथड्स हैं। आपने ऑडियो एड्स उठाए हैं, विजुअल एड्स उठाए हैं, आप बच्चों को फील्ड पे ले गए हो, ट्रिप पे ले गए हो, कौन अपने टॉपिक के अकॉर्डिंगली आप कौन कौन से टीचिंग मेथड्स जो है यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पर आप कौन कौन से मेथड्स को एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद है इवैल्यूएशन डिवाइसेस, कि आपने कैसे अपने बच्चों को चेक करना है। उसके बाद हमने देखना है कि स्टूडेंट्स ने क्या अचीव किया है, कि वो एक टेस्ट में या आप ओरली क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप कैसे आप चेक कर पाओगे। इसके लिए आप देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि पहले आपने ऐसे टाइप क्वेश्चंस लिखने हैं, फिर आपने शॉर्ट टाइप आंसर लिखने हैं, फिर आपने वेरी शॉर्ट टाइप आंसर जो है बच्चों से पूछने हैं। आप लोग ध्यान दोगे कि जब आप कोई एक चैप्टर कराते हो तो उस चैप्टर के लास्ट पेज पे एक्सरसाइज गिवन होती है। अगर आप किसी भी 6th 7th की जिस भी टॉपिक पे आप करोगे तो आप कोई भी बुक उठाओगे तो उस बुक के लास्ट पेज पे क्या गिवन होगा, एक्सरसाइज गिवन होगी। उसके अंदर ऐसे टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, फिल अप, ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQs, वो सारा का सारा आपने यहाँ पर प्रिपेयर करना है कि जो आपकी बुक में गिवन होगी एक्सरसाइज एज स्पेसिमन, उसको आपने यहाँ पर डिफाइन करना है कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस के अंदर आप कौन से क्वेश्चन लिखोगे, शॉर्ट में आप कौन से डाल रहे हो, शॉर्ट में आप वेरी शॉर्ट में आप कौन से डाल रहे हो, आप वन लाइनर डाल रहे हो, ट्रू फॉल्स डाल रहे हो, येस नो डाल रहे हो, फिलअप्स हैं, मैचिंग है, MCQs हैं। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप पूरा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पेपर की फॉर्म में एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप यहाँ पे अपनी आंसर बुकलेट में लिख कर आओगे। तो इसके बाद आपने क्या लिखना है, इसके बाद आपने कंक्लूजन डालना है कि पेडागोजिकल एनालिसिस से क्या कुछ होएगा, कि आपको कितना बेनिफिट मिला है, टीचर के पार्ट पे कितना बेनिफिट होगा, स्टूडेंट के पार्ट पे कितना बेनिफिट होगा, कि टाइम और एनर्जी बचाती है, बच्चों को ज़्यादा समझाने का टाइम मिल जाता है, बच्चों को क्लियरली हो जाता है कि ये टॉपिक क्यों करें, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अपना एक पूरा क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करना है। मैं फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले आप मीनिंग डालोगे, डेफिनेशंस डालोगे, वो पार्ट 1 के अंदर डिस्कस की गई हैं। उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है। फिर आप अपना कंटेंट एक्सप्लेन करोगे। कंटेंट क्या होगा, आपके अपने पेडागोजिकल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली होगा कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप कॉमर्स का टॉपिक डालोगे, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप मैथ्स का, और अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आप टॉपिक कौन सा लोगे, कंप्यूटर साइंस का। फिर आपने यहाँ पर क्या करना है, राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म, की इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को बिहेवियर टर्म में हम कैसे नोट डाउन करते हैं वो यहाँ पर आपने कंटेंट के अकॉर्डिंगली जो ऑब्जेक्टिव हैं वो यहाँ पे आपने डिस्कस करने हैं। उसके बाद कंटेंट के अकॉर्डिंगली ही कौन कौन से मेथड्स आप यहाँ पर यूज़ करोगे, लेक्चर करोगे, डेमोन्स्ट्रेशन करोगे, डिस्कशन करोगे, एक्टिविटी कराओगे। तो जो भी टॉपिक के अकॉर्डिंगली बेस्ट सूटेबल है वो यहाँ पर आपने डिस्कस करना है कि हमने आज यहाँ पर ये मेथड्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। उसके बाद कि हर एक बुक के पीछे एक्सरसाइज गिवन होगी, वहाँ से ही आपने क्वेश्चंस बनाने हैं, या जो कंटेंट आप लेकर आए हो उस कंटेंट पे ऐसे टाइप क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, शॉर्ट कौन से बनते हैं, वेरी शॉर्ट कौन से बनते हैं, तो वो यहाँ पर लिख कर दिखाओगे। वेरी शॉर्ट के अंदर आप फिलअप्स लिखोगे, ट्रू फॉल्स लिखोगे, मैच इट लिखोगे, वन लाइनर लिखोगे, और MCQs की फॉर्म में आप यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद लास्ट आएगा हमारे पास कंक्लूजन। अगर इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिख कर आओगे तो 16 में से 13 एंड 14 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं जाएंगे, पर लेकिन टॉपिक आपको, ये क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मेट के अंदर पूरा करके लिख कर आना है। तभी कह रही हूँ कि टॉपिक थोड़ा सा सिर्फ अरेंज करना है, समझना है कि इसमें होता क्या है,
फ्री का क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पर आपको कुछ भी अलग से क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या क्वेश्चन, सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है कि पैडागोजिकल होती क्या है, कैसे इसके अंदर क्या कौन कौन से इसके पिलर्स हैं, क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, किस कंटेंट के अंदर कंटेंट डालना है, ऑब्जेक्टिव के अंदर ऑब्जेक्टिव डालने हैं, मेथड्स के अंदर मेथड लिखना है, और इवैल्यूएशन डिवाइसेस के अंदर आपने यहाँ पर क्वेश्चंस की फॉर्म में कंटेंट को डिफाइन करना है। होप कि आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।